अमेरिका की ताकत को कौन नहीं जानता। 1900 से लेकर आज तक ये देश पैसे और मिलिट्री के मामले में नंबर वन रहा है। आज भी कोई भी देश अमेरिका से पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेता है। रशिया जैसी सुपर पावर भी अमेरिका से डायरेक्ट उलझने से बचती रही है। ऐसे में क्यूबा जैसा देश जो अमेरिका के सामने चींटी जैसा होकर भी उसके पसीने छुड़ा देता है, अमेरिका के बगल में होते हुए भी उसके हाथ बांधने पर मजबूर कर देता है, CIA FBI की नींद हराम कर देता है, ऐसा सोचना भी सपने जैसा लगता है। बट हिस्ट्री में एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है और उसका रीजन सिर्फ एक इंसान है, नाम फिडेल कैस्ट्रो। कहानी की शुरुआत होती है 1890s के दशक में, जब सालों की स्पेन की हुक्मशाही से तंग आकर क्यूबा में स्पेन के खिलाफ आज़ादी की जंग छिड़ चुकी थी। बगल में बैठा अमेरिका, जो खुद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था, वो दूसरे देशों पर कब्जा जमाने की फिराक में था। उसने क्यूबा में चल रही इस आज़ादी की लड़ाई को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और क्यूबन लोगों के साथ मिलकर स्पेन को हरा दिया। अब इससे पहले कि क्यूबन लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना पाते, अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने क्यूबा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया और क्यूबा की गद्दी पर सिर्फ एक नाम का प्रेसिडेंट बिठाया गया। किसानों से उनकी जमीन छीन ली गई और उन्हीं जमीनों पर उन्हीं किसानों से जानवरों जैसा काम करवाया गया। रोड्स, बिजली, कपड़े, यहाँ तक कि राशन तक का कंट्रोल उस वक्त अमेरिकन कंपनीज के हाथ में था। क्यूबा की गद्दी पर जिस प्रेसिडेंट को बिठाया गया था, उसको अमेरिका पूरा फाइनेंशियल और साथ मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था, ताकि अमेरिका के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज को बड़े ही आसान तरीके से दबाया जा सके। इस तरह पूरे क्यूबन लोगों की आवाज दबाकर उनके खून पर अमेरिका अपनी सत्ता की रोटी सेकने लगा था। इन्हीं सब सिचुएशंस में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो फिडेल कैस्ट्रो की। अब कैस्ट्रो एक अमीर परिवार से था, बट उसने जो अपना बचपन है अपने साधारण क्यूबन फ्रेंड्स के साथ गुजारा था, इसलिए उसे एक आम क्यूबन की हालत के बारे में अच्छी तरीके से पता था। बचपन से ही उसे पता चल चुका था कि क्यूबन लोगों की हालत का जिम्मेदार अमेरिका और उसका कैपिटलिज्म है। इसलिए बचपन से ही उसका झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ होता चला गया। कैस्ट्रो एक कमाल का लीडर और स्पीकर था, इसलिए स्टूडेंट लाइफ में भी वो पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव था। उस समय सरकार की एजुकेशन सेक्टर के अलावा हर चीज पर कड़ी निगरानी होती थी। इसी का फायदा उठाकर कैस्ट्रो कॉलेज लाइफ में सरकार विरोधी एक्टिविटीज करने लगा था। महज 21 साल की उम्र में उसने 1200 लोग जमा किए और पास के डोमिनिकन रिपब्लिक देश पर उसको आज़ादी दिलाने के लिए हमला कर दिया। अब इस प्लान की खबर किसी तरह अमेरिका को पता चल जाती है और क्यूबन आर्मी की मदद से उसे वो रोक देता है। अब ये प्लान तो फेल हो गया था, बट इससे कैस्ट्रो की पॉपुलैरिटी आम क्यूबन लोगों में बहुत बढ़ गई थी। कैस्ट्रो की लाइफ में पहला बड़ा एपिसोड आता है मोनकाडा बैरक्स अटैक। कैस्ट्रो को पता था जब तक आर्मी सरकार के साथ खड़ी है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसने सैन डिएगो शहर के मोनकाडा मिलिट्री बेस को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया। इस प्लान के लिए कैस्ट्रो ने 165 आदमी जमा किए थे। प्लान ये था कि मोनकाडा मिलिट्री बेस के आसपास वाली जो जमीन है उसको ये लोग रेंट पर लेंगे, फिर रात में वहां पर खुफिया तरीके से कैंप सेटअप किया जाएगा। फिर सुबह होते ही मिलिट्री बेस पर चारों तरफ से सरप्राइज अटैक करके उसको तेजी से कब्जे में ले लिया जाएगा। अभी प्लान तो बहुत अच्छा था, बट कैस्ट्रो की टीम का कम एक्सपीरियंस होना और इनके बीच में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से इनको ये चीज काफी महंगी साबित होती है। जैसे ही ये लोग मिलिट्री बेस के पास पहुंचते हैं, गार्ड्स इन्हें दूर से ही देख लेते हैं और इनके पास हथियार देखकर अलार्म साउंड कर देते हैं। इससे पूरा मिलिट्री बेस चौकन्ना हो जाता है और अंधाधुंध मशीन गन फायर शुरू हो जाता है। इसमें कैस्ट्रो के काफी सारे साथी शहीद होते हैं और कैस्ट्रो को भी यहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है। किसी तरह क्यूबन आर्मी कैस्ट्रो को पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। कैस्ट्रो को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर वो खुद अपना केस लड़कर भी हार जाता है। अब कैस्ट्रो की पॉपुलैरिटी और सरकार का आने, इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट को एक बैलेंस जजमेंट देना था, इसीलिए कैस्ट्रो को 15 साल कैद बामशक्कत सुनाई जाती है। जेल में कैस्ट्रो को काफी टॉर्चर किया जाता है, बट जेल में ज्यादातर क्रांतिकारी कैदी थे, इसी वजह से कैस्ट्रो को ये टॉर्चर सहन करने की ताकत मिलती है। अब 2 साल बाद क्यूबा में इलेक्शंस होनी थी। इसी का फायदा उठाकर कैस्ट्रो के समर्थक उसकी रिहाई की मांग करते हैं। अब 2 साल टॉर्चर हुए कैस्ट्रो को खतरे की नजर से देखना सरकार ने छोड़ दिया था, इसीलिए उसे और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। बट थोड़े ही दिनों में कैस्ट्रो सरकारी ठिकानों पर बॉम्बिंग कर देता है। इससे गुस्सा होकर सरकार उसके खिलाफ शूट एट साइट का वारंट जारी कर देती है। अब आर्मी और पुलिस को अपने पीछे देख
कैस्ट्रो और उसकी टीम मेक्सिको भाग जाती है। यहीं पर कैस्ट्रो की मुलाकात चे ग्युवारा से होती है, जो उस वक्त वहां पर एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा था। कैस्ट्रो और ग्युवारा की आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से दोनों हाथ मिलाते हैं और साथ में मेक्सिको में ग्यूरिल्ला वॉरफेयर सीखते हैं। अब जिन लोगों को ग्यूरिल्ला वॉरफेयर नहीं पता, तो एक वॉर टेक्निक है जहाँ पर दुश्मन से मुश्किल इलाकों में, जैसे कि पहाड़ हो गया, जंगल हो गए, यहाँ पर छिपकर हमला किया जाता है। अब यहाँ पर ये हो रहा था, और वहाँ पर क्यूबा में कोइंसिडेंटली कैस्ट्रो के राइवल्स, जो उसी की तरह सरकार विरोधी कारनामे करते थे और सरकार बदलना चाहते थे, उनकी एक के बाद एक सिचुएशंस में डेथ होना शुरू हो जाती है। अब कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद कैस्ट्रो क्यूबा लौटता है और जंगल वाले इलाकों से लड़ाई शुरू कर देता है। अब क्यूबन आर्मी के सामने कैस्ट्रो की ताकत कम थी, बट ग्यूरिल्ला वॉरफेयर के सामने क्यूबन आर्मी के पसीने छूटने लगे। इसी तरह कैस्ट्रो ने एक के बाद एक क्यूबा के इंपॉर्टेंट लोकेशंस को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसी टाइम पर कैस्ट्रो के हाथ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है। बात ऐसी है कि उस वक्त का क्यूबन प्रेसिडेंट, जिसका नाम फ्लुगेंशियो बतिस्ता था, उसकी हरकतों की वजह से उसकी इमेज आम क्यूबन लोगों में एक क्रूर तानाशाही बन चुकी थी। इस बात को लेकर अमेरिका भी सोच में पड़ गया था कि बतिस्ता को सपोर्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर बतिस्ता का जो राइट हैंड मैन था, उसका नाम कैंटिलो था, उसने बतिस्ता को क्यूबा की गद्दी से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने आर्मी के काफी सारे जनरल्स को ऑलरेडी अपने साइड में कर रखा था, और लगे हाथ उसने ये भी सोचा कि कैस्ट्रो को भी अपनी साइड में ले लिया जाए, ताकि गवर्नमेंट बनाने के बाद उसको कोई अपोजिशन ही ना बचे। इसके लिए वो कैस्ट्रो के साथ एक मीटिंग भी करता है। इस मीटिंग में कैस्ट्रो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसको बता देता है कि तख्ता पलट होने के बाद कैस्ट्रो और उसकी सेना गवर्नमेंट संभालेगी और कैंटिलो को डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन दी जाएगी। अब यहाँ पर कैंटिलो इस चीज के लिए मान जाता है झूठ बोलकर, और क्यूबा में तख्ता पलट हो जाता है। पर जैसे ही बतिस्ता गवर्नमेंट क्यूबा से भाग जाती है, कैंटिलो अपने वादे से मुकर जाता है और प्रेसिडेंट हाउस में घुसकर खुद प्रेसिडेंट होने की अनाउंसमेंट कर देता है। अब ये देखकर कैस्ट्रो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सेना को इमीडिएटली कैंटिलो गवर्नमेंट पर हमला करने के लिए बोलता है। अब कैस्ट्रो की सेना अपने खिलाफ देखकर क्यूबन आर्मी में फूट पड़ जाती है और आधी से भी ज्यादा सेना कैस्ट्रो के साथ मिल जाती है। देखते ही देखते कैस्ट्रो का पूरे क्यूबा पर कब्जा हो जाता है, और ये होते ही कैस्ट्रो क्यूबन टीवीज पर एक हीरो की तरह दिख जाता है। क्यूबा में उस वक्त काफी गरीबी थी, सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास अच्छी सुविधाएं थी। इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखना बहुत जरूरी था, ये कैस्ट्रो समझ चुका था। इसलिए पावर में आते ही कैस्ट्रो ने क्यूबा को एक कम्युनिस्ट देश बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें सबसे पहले वो सारे जरूरी बिजनेसेस को नेशनलाइज कर देता है, ताकि इन जरूरी चीजों की प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके और कोई भी बिजनेसमैन इस चीज का गलत फायदा ना उठा सके। जिनके पास हद से ज्यादा जमीन थी, उनसे जमीन छीनकर गरीबों को दी जाती है, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी एक बूस्ट मिल सके। और भी कई सारी कम्युनिस्ट चीजें की जाती है। देखिए, अब अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है और रशिया एक कम्युनिस्ट देश है। इसी विरोधी विचारधारा को लेकर दोनों देशों में झगड़ा होता रहा है। तो अमेरिका के बगल में एक कम्युनिस्ट देश का पैदा होना अमेरिका को कैसे हजम होता? तो इसी वजह से अमेरिका क्यूबा में तख्ता पलट करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। इसमें अमेरिका कैस्ट्रो के दुश्मनों को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। यही नहीं, अमेरिका क्यूबा पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा देता है, ताकि बाकी देश क्यूबा से ट्रेड ना कर सके और क्यूबा की इकोनॉमी डाउन चली जाए। इसके अलावा अमेरिका की सीआईए कैस्ट्रो पर काफी सारे मर्डर अटेम्प्ट्स करती है, जिसमें उसकी सिगरेट में बारूद भरने से लेकर उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा उसको जहर देने तक के किस्से शामिल हैं। इन ऑल सीआईए कैस्ट्रो पर ऐसे 600 से भी ज्यादा मर्डर अटेम्प्ट्स करते हैं, बट सब फेल हो जाते हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे कैस्ट्रो का नाम दुनिया भर में हो जाता है। इसको इतिहास में बे ऑफ पिग्स इन्वेजन नाम दिया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अमेरिका कैसे कैस्ट्रो के दुश्मनों को हथियार, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती थी। ऐसी एक सीडीआरएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उन लोगों से बनी थी जो कैस्ट्रो के राज के खिलाफ होने की वजह से क्यूबा से भागकर अमेरिका में छिप गए थे और वहीं से अपना काम कर रहे थे। अमेरिका की सीआईए इनसे मिलती है और इनके साथ मिलकर क्यूबा पर हमले का प्लान बनाती है। सीआईए इनको हथियार, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं और इनको एयर सपोर्ट का भी प्रॉमिस किया जाता है। सीडीआरएफ में टोटल 1500 लोग थे और इसमें अमेरिका ने अपने 60 पैरामिलिट्री ट्रूपर्स को भी शामिल कर दिया था। अब हमले का दिन आता है और ये बोट्स में बैठकर क्यूबा की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ये लोग क्यूबा के बीच पर पहुंचते हैं, कोइंसिडेंटली कुछ मछुआरे इन्हें देख लेते हैं और क्यूबन आर्मी को बता देते हैं।
अब अमेरिका इस पूरी चीज को एकदम सीक्रेटली करना चाहता था ताकि इस चीज का कोई इंटरनेशनल मुद्दा ना बन सके, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इमेज खराब हो जाती, क्योंकि ऐसा पोर्ट्रे हो जाता कि अमेरिका अपने से छोटे देशों पर कब्जा कर रहा है और एक एग्रेसर की इमेज बन जाती है। पर जैसे ही क्यूबन आर्मी को इस चीज का पता चलता है, पूरी दुनिया में ये चीज हो जाती है और सीडीआरएफ को जो एयर सपोर्ट अमेरिका ने प्रॉमिस किया था वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, और इस चीज की वजह से सीडीआरएफ ये जंग हार जाती है और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मिंदा होना पड़ता है। कैस्ट्रो को पता था कि अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला और ये जो लड़ाइयाँ हैं वो आए दिन ऐसे ही चलती रहने वाली हैं। इसलिए उसने यूएसएसआर से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको आज हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। यूएसएसआर ने क्यूबा को काफी सपोर्ट किया, जैसे कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स, क्यूबा को हथियार सप्लाई करना और भी कई सारी चीजें कही गई। पर कैस्ट्रो का ऐसा मानना था जब तक क्यूबा के पास कुछ सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा तब तक अमेरिका का खतरा उन पर ऐसे ही मंडराता रहेगा। यूएसएसआर इस चीज को समझ जाता है और क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल करने का प्लान बनाता है। काफी सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में लाई जाती हैं और इनका डायरेक्ट कंट्रोल कैस्ट्रो के पास चला जाता है। पर अमेरिका को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो क्यूबा पर डायरेक्ट हमला करने की धमकी दे रहा होता है। अब यूएसएसआर नहीं चाहता था कि सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए, क्योंकि इससे यूएसएसआर और अमेरिका आमने सामने आ जाते। इस बात का ध्यान रखते हुए समझौता कर लिया जाता है और क्यूबा से न्यूक्लियर वेपन्स वापस लिए जाते हैं। इससे कैस्ट्रो को काफी दुख होता है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ना तो वो अमेरिका से डायरेक्ट लड़ सकता था, ना ही यूएसएसआर की नाराजगी ले सकता था। अब इस सिचुएशन से कैस्ट्रो ने एक जरूरी चीज सीखी कि यूएसएसआर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। तो उसने एक नया तरीका अपनाया जहां पर वो उन कंट्रीज को सपोर्ट करने लगा जहां पर सोशलिज्म कम्युनिज्म चल रहा था। फिर उसने काफी सारे देश जहां पर आजादी की लड़ाई चल रही थी उनको मिलिट्री मैन पावर सप्लाई किया। जैसे कि साउथ अफ्रीका के केस में उसने मिलिट्री मैन पावर सप्लाई किया, जिससे वहां की आजादी की लड़ाई में काफी हेल्प मिली, जिसको आज तक साउथ अफ्रीका के लोग याद करते हैं। फिर कैस्ट्रो ने ऐसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जिन पर अमेरिका का ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं था, जैसे कनाडा, चाइना, जिससे क्यूबा की इकोनॉमी ठीक ठाक सुधरने लगी। कैस्ट्रो के राज में क्यूबा पूरी तरीके से एक कम्युनिस्ट देश बना, जिसने कभी भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। कैस्ट्रो ने क्यूबा पर 1959 से लेकर 2008 तक राज किया। इस सफर में काफी सारे उतार चढ़ाव आए, पर कैस्ट्रो ने एक छोटे से देश की पहचान पूरी दुनिया से कराई कि कैसे एक चींटी जैसा देश अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने घुटने टिकाए बिना डिग्निटी के साथ खड़ा रह सकता है।